नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ममता कालिया द्वारा रचित उपन्यास दुखम सुखम का 9वां अध्याय। आगरे के गोकुलपुरा में रहते हुए कुछ दिन तो इंदु और बेबी मुन्नी का बहुत मन लगा। अगल बगल होते हुए भी आगरे और मथुरा की सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग थी। घर की दिनचर्या भी भिन्न थी। फिर यहाँ इंदु के ऊपर काम की अनिवार्यता और जिम्मेदारी नहीं थी। मन हुआ तो भाभी के साथ कपड़े धुलवा लिए, तरकारी कटवा दी, नहीं हुआ तो बच्चों को लेकर छत पर चली गई। इंदु के 4 भाई थे, जिनमें से 2 अभी पढ़ रहे थे। बड़े 2 भाइयों ने यहाँ बीच बाजार में दवाओं की दुकान खोली थी। नाम था फ्रंटियर गुप्ता स्टोर। बड़े भाई इंटर पास थे और छोटे भाई ने फार्मेसी में डिप्लोमा किया था। पश्चिम पंजाब में अपना समृद्ध सराफा व्यापार छोड़कर दवाओं की शीशी और गोलियों में मन लगाना आसान तो नहीं था, पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से बहुत जल्द व्यापार जमा लिया। कालीचरण और लालचरण को दवाओं की अच्छी जानकारी हो गई। वे दवाओं के साथ आया साहित्य और निर्देश पुस्तिका खूब ध्यान से पढ़ते। रोगी को दवा देते समय वे सलाह भी दे देते, यह खाली पेट खाना, यह दवा नाश्ते के बाद की है, इस दवा से खुश्की हो जाती है, दूध जरूर पीना। सुनते ही रोगी अभिभूत हो जाता। उसे लगता बिना फीस दिए यहाँ मुफ्त में डॉक्टर मिल जाता है। उन दोनों बड़े भाइयों को लोग डॉक्टर साहेब भी कहते। सुबह दुकान खुलने से पहले लालचरण पिछले कमरे में अक्सर खरल में अनेसिन और एस्प्रो की गोलियां पीसते और उनकी छोटी छोटी पुड़ियां बना लेते। यह सिर दर्द बदन दर्द की पुड़िया थी। इसका कागज सफेद रहता और हर पुड़िया पर नंबर लिखा रहता। इसी तरह बैरालगन और बेलिडिनल की गोलियां पीसकर वे पीले कागज में पुड़िया बनाते, जिन पर नंबर 2 लिखा रहता। यह पेट दर्द की पुड़िया थी। इन 2 पुड़ियों के चलते लालचरण ने बहुत यश और धन अर्जित किया। सीधे साधे अनपढ़ ग्राहक उन्हें 2 पुड़िया का जादूगर मानते। कालीचरण ने मिक्सचर बनाना भी सीख लिया था। उनके मिक्सचरों में खांसी, जुकाम, बुखार और बदहजमी ठीक हो जाती। फ्रंटियर गुप्ता स्टोर की कमाई अच्छी थी। रात 9 बजे दोनों भाई जब दुकान बढ़ाकर लौटते तो उनकी जेबें नोटों और फुटकर पैसों से फूली रहती। सारा पैसा वे एक रुमाल पर उड़ेलकर गिनते और कुछ रेजगारी रोककर बाकी पैसे तिजोरी में रख देते। यह रेजगारी वे बीवी बच्चों में बांट देते। उनके घर लौटने की बच्चे को प्रतीक्षा रहती। अक्सर माँ बच्चों में बहस हो जाती। माँ चाहती कि बच्चे अपनी रेजगारी उनके पास जमा करें और बच्चे कहते पापा ने हमें दिए, हम अपनी गुल्लक में डालेंगे। इंदु के आने पर रेजगारी में 3 हिस्से और बनने लगे। बड़े भाई कालीचरण इंदु बेबी मुन्नी को भी पैसे दिए देते। इंदु निहाल हो जाती। भाई का प्यार और अपनापन वह अपनी आत्मा तक महसूस करती। लेकिन भाभियों के चेहरे कठिन हो जाते। प्रकट में तो वह कुछ न कहती, लेकिन चौके में बैठ खुसर पुसर करती कि बीबी जी जाने कब विदा होंगी। कालीचरण और लालचरण की और एक आदत थी। रोज रात में वे मौसम की कोई ना कोई खाने की चीज घर जरूर लाते। कभी लीची तो कभी खुबानी, कभी चेरी। इस तरह वे एबटाबाद के उन दिनों को वापस लौटने की चेष्टा करते जब उन्होंने ये सब फल इफारत से देखे और खाए थे। दाल मोठ और तले हुए काजू तथा सेम के बीज भी उन्हें पसंद थे। फुर्सत के किसी छोटे से हिस्से में लालचरण पंछी या अग्रवाल हलवाई के यहाँ से ये नमकीन खरीद कर रख लेते। अब सबकी थाली जब परोसी जाती, उसमें भोजन के साथ थोड़े से काजू, सेम बीज और दाल मोठ जरूर रखी जाती। इंदु के आने पर भाइयों को ना जाने कब के भूले बिसरे स्वाद याद आने लगे। कालीचरण कहते, इंदु तुझे पता है अम्मा जी कांजी के बड़े कैसे बनाती थी? इंदु इन दिनों बच्ची की तरह चहक रही थी। हाँ भैया, मैं तो दाल पीसती थी। इमाम दस्ते में राई कूटना, मर्तबान में तले हुए बड़े और पानी डालना सब मेरा ही तो काम था। अम्मा जी से उठा बैठा कहाँ जाता था। ये भाभी और रुक्मणी बनाती तो हैं, पर स्वाद नहीं आता अम्मा वाला, लालचरण कहते। भाभियां तन जाती। रुक्मणी अपनी आवाज में प्रतिवाद करती, चाहे कितना भी अच्छा बना दो, ये तो यही कहेंगे कि अम्मा जी जैसा नहीं बना सकते। पर किंतु कोई कसर तो रह जावे है। लालचरण कहते, भाभी आप मर्तबान में हिंग का धुआं देती हैं या नहीं? इंदु पूछती। हम तो हिंग पिट्ठी में डालते हैं। वह तो सभी डालते हैं। मर्तबान में हिंग की खुशबू जरूर होनी चाहिए, उसी से बड़ों में स्वाद आता है। हमें तो पता ही ना है मर्तबान में हिंग कैसे मली जाए है। वह लो, सीधी सी बात है। बलता हुआ अंगारा चिमटे में उठाकर साफ जमीन पर रखो, उसके ऊपर हिंग की छोटी सी डली डालो और उसके ऊपर मर्तबान मुंदा मार दो। 5 मिनट वैसे ही पड़ा रहने दो। अब मर्तबान उठाकर जल्दी से उसके मुंह पर ढक्कन बांधा करो। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर मनमर्जी अचार डाल लो।
बीबी जी आप ही डाल के जानो कांजी के बड़े, हम पे तो होवे ना इतनी पंचायत। कालीचरण ने अनुज पत्नी को डांट दिया, इंदु के मत्थे मर दिया काम, तुमको सीखोगी या गंवारी बनी रहोगी, देखेंगे क्या रोज बहन खिलाएगी, कहकर दोनों भाभियां सामने से हट जाती। इंदु को एहसास हुआ कि भाभियां बुरा मान गई हैं। उसने आस्फुट स्वर में कहा, भैया आप भी क्या कर बैठते हो, अम्मा जी गई, उनके साथ ही कितनी सारी चीजें चली गई, किस किस को याद करोगे। देखा जाए तो वे सब लड़कपन के स्वाद थे, जिनमें उत्तर पश्चिम पंजाब सीमांत का हवा पानी और माँ का हाथ शामिल था। गहनों के कारोबार की समृद्धि जीवन के हर पहलू में झलकती। एबटाबाद में माँ के हाथ की बनी गुच्छी की रसेदार तरकारी इतनी लजीज होती कि चाहे कितनी भी बने थोड़ी पड़ जाती। तीनों भाई बहन उसे बोटी की सब्जी कहते। रसे में डूबकर गुच्छियां फूल जाती और उन्हें चूस चूस कर स्वाद लेने में सामिश भोजन का आनंद आता। इसी तरह से मेथी दाने की खट्टी मीठी चटनी, खरबूजे के बीज और काली मिर्च की तिनी गिनी केवल यादें ही बनकर रह गई थी। इंदु ने देखा आजकल दोनों भाभियां उससे कम बोलती हैं, आपस में उनकी बातचीत पूर्ववत चलती है। उसके आने पर वे चुपचाप चौके के काम में लग जाती हैं। बच्चों में कोई दूरी नहीं थी। बड़े भाई के तीनों बेटे श्याम, रवि, विनय और छोटे भाई का बेटा सुशील बेटी मुन्नी के साथ मिलकर धमा चौकड़ी मचाते, चोर सिपाही खेलते। श्यामा बेबी के बालों का रिबन खींचकर खोल देता और उसे भूतनी कहकर चिढ़ाता। इस बार सुरेश घर आया तो इंदु ने कहा, सुरेश मुझे यहाँ छोड़कर तो तू भूल ही गया कि बहन को वापस भी ले जाना है। सुरेश हंसा, नहीं भूला नहीं, मैंने तो सोचा वहाँ काम में खटती हो, जरा आराम कर लो। नहीं भैया, वहाँ जीजी को परेशानी हो रही होगी। इंदु, जीजी मेरी मुसीबत है ये कि अगले हफ्ते मेरे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, मैं एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकता। कहो तो तुम्हें रेल में बिठा दूँ, वहाँ दादाजी उतार लेंगे। क्या बताऊं भैया, ससुराल में ऊँट कौन करवट बैठे किसको क्या पता। इस बात में किल्ले पोना शुरू कर दे, ये भी दिल्ली में है सो और मुश्किल। एक दो दिन दिमाग दौड़ाने में लग गए कि इंदु को वापस कैसे किया जाए। भाभी ननद के जाने के प्रस्ताव से इतनी उत्साहित हो गई कि उन्होंने सेरो पकवान बना डाले। बच्चियों के लिए रेडीमेड फ्रॉकें आ गईं और इंदु के लिए औरगंडी की साड़ी। इंदु ने जवी जुबान में कहा, दादाजी, जीजी और भग्गो के लिए कछु हो तो मैं सिर ऊंचा करके जाऊं। भाभियों ने भी दरिया दिली दिखा दी। सबके लिए धोती, जोड़ा, कम्बीन, जंपर का इंतजाम किया गया। भाइयों के लिए दुकान छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने इंदु को इंटर क्लास की टिकटें थमाकर कहा, हमारी पहचान के श्याम सुंदर मोदी इस गाड़ी से मथुरा जा रहे हैं, वह तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। इंदु ने एक नजर उन्हें देखकर हाथ जोड़ दिए। वे ठिगने और अधेड़ सेठ किस्म के आदमी थे जो गाड़ी चलने के पहले ही अपने बर्थ पर लेटकर फिल्मी दुनिया पढ़ रहे थे। इंदु किसी भी तरह मथुरा पहुंचना चाहती थी। उसने भाइयों को चिंता मुक्त किया, आप फिक्र ना करें, खाना पीना पानी सब मेरे पास है, आप चलें। नमस्ते। इंटर के डिब्बे में बहुत थोड़े यात्री थे। एक पूरी बर्थ पर बेबी मुन्नी और इंदु बैठ गए। शाम 4 बजे गाड़ी चली। इसका मथुरा पहुंचने का निर्धारित समय 6:30 था। अक्सर यह लेट हो जाती थी। आखिर कितना लेट होगी यह सोचकर इस गाड़ी को चुना गया था। फिर स्टेशन के इतनी पास घर होने से इसका भी डर नहीं था कि इंदु घर कैसे पहुंचेगी, और कोई ना कोई तो घर से आ ही जाएगा। कितनी भी लड़धड़ हो, गाड़ी आखिर बढ़ तो मंजिल की और ही रही थी ना। खिड़की से रह रहकर कोयला आ रहा था। मोदी जी लद से ऊपर से उतरे और उन्होंने झटके से खिड़की बंद कर दी। इस पर बेबी मुन्नी चिल्लाने लगी, खिड़की खोलो मम्मी, खिड़की। बौखलाकर मोदी जी ने खिड़की आधा खोल दी। बच्चों को सरकाकर वे इंदु के पास बैठ गए। इंदु को यह बड़ी अभद्रता लगी। उसने अपना आप कुछ अधिक समेट लिया और आत्मसत होकर बैठ गई। मोदी जी ने बातचीत की पहल की। आपके घर में कौन कौन है? पूरा परिवार है, इंदु ने कहा। लालचरण बता रहा था, इन बच्चियों का बाप तो दिल्ली में रहे हैं। इससे क्या, घर तो उन्हीं का है। अरे नहीं, आपको तो बड़ी परेशानी होती होगी, सास का चंगुल, वहां उनके ऊपर अनजान औरतों का। सास तो मेरी माँ जैसी है, इंदु ने कहा, और वह अपनी जगह से उठकर बच्चों के पास खिड़की से लगकर बैठ गई। बेबी रोने लगी, हम खिड़की पर बैठेंगे। इंदु ने बेबी को गोद में ले लिया। मोदी जी ने मुन्नी को पुचकारा, आजा बेटा चाचा की गोदी। मुन्नी घबराकर माँ से चिपक गई। ऊपर से इंदु शांत मुद्रा में खिड़की से बाहर नजर टिकाई थी। अंदर उसका दिल धड़धड़ा रहा था। डिब्बे में चढ़ते हुए उसने देखा था उसमें मुश्किल से 7-8 मुसाफिर थे। उसे लग रहा था कहीं ये सब बीच के स्टेशन भरतपुर पर उतर गए तो वह क्या करेगी। उसने सोचा, अगर अब यह आदमी कोई हरकत करेगा तो वह चलती गाड़ी से कूद पड़ेगी। उसका रुख देखकर मोदी जी सामने की बर्थ पर चले गए, लेकिन इंदु को लग रहा था कि वे फिल्मी कलियां पड़ने के बहाने उसी पर नजरें गड़ाए हुए हैं।
इंदु को सुरेश पर गुस्सा आया। साथ आ जाता तो कोई फेल तो नहीं हो जाता। कुछ ही घंटों की बात थी, उसी दिन लौट जाता। बेबी इंदु को हिला हिलाकर पूछ रही थी, मम्मी मम्मी भैया मुझे भूतनी क्यों कहते हैं? इंदु ने बेबी का माथा चूम लिया। हम भैया को मारेंगे, हमारी बेबी तो रानी बेटी है। कालीचरण ने विदा के समय इंदु को काफी रुपए शगुन के तौर पर दिए थे। इंदु ने बहुत मना किया, रहने दो भैया, पहले ही तुम्हारा बहुत खर्च हो गया है। कालीचरण की आंखें पनिया गईं। उन्हें लगा अपनी इस छोटी बहन को उन्होंने कुछ भी तो नहीं दिया। माँ की मौत पर भी इंदु नहीं आई थी, सो दोनों बहुओं ने सास का सारा गहना कपड़ा आपस में बंदर बांट कर लिया। कायदे से तो उसमें हिंदू का भी हक होता है। लालचरण ने बहुत सी दवाओं की पुड़िया दी। कहने लगा, रख लो, बच्चों वाला घर है, हारी बीमारी में काम आएगी। हर एक पुड़िया पर बीमारी का नाम लिखा है। अब हिंदू ने रुमाल खोलकर देखा। दवाओं के अलावा 100 के 3 नोट और 10-10 के 2-3 नोट थे। 3 सिक्के 1 रुपए के थे। इसके अलावा सैलूनों के दिन भी चारों भाइयों ने 100-100 का पत्ता उसे दिया था। बेबी मुन्नी को अलग से मिले थे। दवाइयां थैली में डालकर इंदु ने रुपयों को रुमाल में लपेटकर ब्लाउज के अंदर रख लिया। मुन्नी निंदासी हो रही थी। इंदु ने बेबी को गोद से उतारकर मुन्नी को थाम लिया। बच्चे इस समय इंदु के लिए झंझट भी बने थे और कवच भी। उसने सोचा, बच्चे साथ ना होते तब यह आदमी का लंपटपना दिखाता तो वह खींचकर एक रैप्टा लगाती। ज्यादा कुछ करता तो चलती गाड़ी से कूद जाती। पर इन अबोध बच्ची को वह क्या करे? उसने बिना एक पल भी नहीं रह सकते जो उसके बिना। पति की अनुपस्थिति में इन्हीं में तो उसका दिल लगा रहता है। उसे लगता है ये उसके सजीव खिलौने हैं। गाड़ी बिना अटके मथुरा पहुंच गई। इंदु को इतनी उतावली थी कि वह पहले से ही मुन्नी को गोद में संभाले खड़ी हो गई। बेबी ने उसकी साड़ी पकड़ते हुए कहा, मम्मी सामान। धीमी होती गाड़ी से इंदु ने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। लाला नथीमल बिल्लू गिल्लू का हाथ थामे खड़े हुए थे। उसने हाथ हिलाया। उसे इतनी सुरक्षा की भावना कभी नहीं मिली थी जितनी इस समय मिली। उसके उतरते ही पास खड़ा छिद्दू लपक कर डब्बे से उसका सामान उतार लाया। बेबी मुन्नी को बिल्लू गिल्लू ने कसकर पकड़ लिया। वो भी भैया भैया कहने लगी। लाला नथीमल बहु बच्चों को देखकर खिल गए। छिद्दू से बोले, सामान भारी हो तो कुली कर लो। छिद्दू ने बक्सा खुद पकड़ा, डोलची बिल्लू को पकड़ाई और थैला कंधे पर टांगने की कोशिश करने लगा। इंदु पलटकर देखने लगी कि उसका रक्षक भक्षक कहाँ पर है। मोदी जी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। गाड़ी रुकते ही वे उल्टी दिशा में चल पड़े थे। लाला नथीमल ने खुशी से एक कुली रोका और सारा सामान उसके सिर पर लदवा दिया। छिद्दू ने बेबी को गोदी में उठा लिया। मुन्नी माँ के पास जाने के लिए मचल रही थी। उसे दादाजी ने घपची में भरकर उठा लिया। इधर आ मेरा लटूर बाबा, मैं ताए गादी ले लूं। बिल्लू ने कहा, मामी हमारे लिए क्या लाई हो? बिंदु बड़ी हैरानी में पड़ गई। उसे खबर ही नहीं थी कि लीला बीबी जी यहीं पर हैं। इंदु ने उसका माथा थामकर कहा, तूने तो बताया ही नहीं, क्या लाती? मैं तो तेरे लिए खूब सी दाल मोट पेठा और मठरी लाई हूं। बिल्लू मामी का हाथ डुलाता हुआ बोला, जे तो मोह बहुत भाई है। सबके पहुंचने पर सारा परिवार बैठक में आ गया। विद्यावती की आंखें चमक उठी। आ गई इंदु, संभारो अपनी गृहस्थी। इतने दिनों कहाँ चले गई थी? जे नहीं सोची कि जीजी का होगा। इंदु ने उनके पांव पड़ते हुए कहा, मुझे तो जीजी आपका ध्यान हर रोज आता था। इंदु ने डोलची खोलकर सब पकवान निकाल कर रख दिए। फेनी, गेवर, पेठा, दाल मोठ, मठरी, उसके साथ साथ शक्कर पारे, पुए और बेसन के सेव भी थे। अब उसने बक्सा खोलकर सास ससुर और भगवती के कपड़े निकालने। लीला ने कहा, मेरे लिए कछु नए आए हो? इंदु बोली, बीबी जी मुझे अगर खबर होती कि आप यहाँ पर हैं तो, और भैया भाभी भी को पता होता आप यहाँ पर हैं, तो वे जरूर भेजते। हम कहीं रहें तो हम यहीं घर के हैं ना। बीबी जी आप मेरी धोती ले लो। इंदु ने अपनी साड़ी निकालकर लीला को दी। कैसी सुलक्षणी मेरी बहू है, अपनी तियल नंद को थमा रही है। लीला ने साड़ी वापस करते हुए कहा, रख ले इंदु, मैं तो हंसी कर रही थी, मैं अब पहन ओढ़कर कहाँ जाऊंगी। लीला के चेहरे पर दुख की छाया आकर चली गई। इंदु ने कहा, बीबी जी ऐसा क्यों सोचती हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है? कल को नंदोई जी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सब चुप्पी छा गई। तभी बेबी और गिल्लू एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए आए। बेबी के हाथ में सेल कड़ी का एक छोटा सा ताजमहल था। गिल्लू ताजमहल हाथ में लेकर देखना चाहता था। मेरा है कहकर बेबी उसे छीन रही थी। पता चला श्याम भैया ने बेबी को यह खिलौना दिया था। गिल्लू बोला, मुझे दिखाओ ना। बेबी ने हाथ पीछे हटाया। गिल्लू ने पीछे हाथ बढ़ाया। बेबी के हाथ से ताजमहल छूट गया और जमीन पर गिरकर सेल खड़ी का ताजमहल चकनाचूर हो गया। लाला नथीमल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लपककर गिल्लू का कान पकड़ लिया। तोड़ डाला ना खिलौना, चैन पड़ गया तो है। लीला का मुंह बन गया। बासे नहीं ना टेटो, बेबी ने गिरायो है। तू चुप रह लीली, बालक इसी तरह बिगड़ते हैं। बड़ी देर से यह पिलच रहा था उसके पीछे।
बिना बाप का बालक है, जो मर्जी कर लो, या की जान निकाल लो, लीला बोली। विद्यावती ने पति को झिड़का। बच्चों की बात में ना बोला करो जी। अरे क्यों ना बोले, छोरी अभी आई है, अभी उसका खिलौना टूट गया। लीला को यकायक चंडी चढ़ गई। उन्होंने गिल्लू को बांह से पकड़ा और अपने कमरे में धमाधम मारते हुए कहती गई, मरते भी नहीं ससुरे, मेरी जान छोड़ गए, मुसीबतें, कौन कुओं में कूद जाऊं मैं। बिल्लू दीपक को लेकर कमरे में चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। इंदु का जी अकुला गया। कितने चाव से वह घर लौटी थी। ऐसा नहीं कि घर भर को लीला की व्यथा का अंदाजा नहीं था। महीनों से मन्ना लाल का कोई अता पता नहीं था। अपनी 3 बच्चों से भरी गृहस्थी को वे कच्ची डोर से लटकता हुआ छोड़ जाने कहां धुनी रमा रहे थे। गुस्सा होता तो उतरता भी। यह तो सीधे साधे वैराग्य दिखाई दे रहा था। परिवार में मुक्ता जिसमें दायित्व बोध का नकार था। उनके ना होने से चक्की का काम भी ठप पड़ा था। जियालाल मनमर्जी करने लगा था। सुबह के घंटों में जब बिल्ली गुल्ली स्कूल में होते, चक्की पर कोई काम ना होता, लीला पूछताछ करती तो कहता, सुबह सुबह कनक के कनस्तर लेकर कान निकालता है, चक्की का काम दोपहर शाम की चीज है। सरों के पेड़ जैसी अपनी लंबी सुंदर बेटी लीला को देखकर विद्यावती के कलेजे से आह निकल जाती। वह सोचती, लीला का कितना गलत विवाह हुआ है। बनिया जाति अपने बेमेल विवाह के लिए खासी मशहूर थी। यह बेमेल केवल आयु का नहीं, गुणों का भी था। स्वजातीय विवाह करने के फेर में माँ बाप अपनी भोली लड़की का रिश्ता किसी काइया लड़के से कर देते हैं तो कोमल हृदय का कठोर वर्ष से। कहीं लड़की दरिया दिल होती है तो लड़का कंजूस मक्खी चूस, और कई बार ऐसा संबंध हो जाता है कि लड़की अनपढ़ और लड़का उच्च शिक्षित। ऐसे दंपत्ति मन मारकर लोक लाज निभाने की खातिर एक छत के नीचे रहते, पर उनके दाम्पत्य में दरार ही दरार होती। माता पिता लड़कियों से सलाह लेना, उनकी मर्जी पूछना और मन टटोलना एकदम गैर जरूरी समझते थे। वे अपनी सुविधा अनुसार संबंध तय करते, भले उसके बाद बिहाई हुई बेटी को उन्हें सारी जिंदगी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। सोचकर विद्यावती का मन आंधी का पात बन जाता। कवि इतने महीनों से बाहर था। इंदु कब तक सास ससुर और बाल बच्चों में मन लगाएगी, कहना मुश्किल था। उम्र का तकाजा था कि दोनों इकट्ठे रहते। कवि कॉलेज में पढ़ाता था, कहीं किसी से मन ना मिला बैठे। तुकबंदी करने वाले आधे बावले होते हैं। कुंती जरूर अपने गृहस्थ में रमी हुई लगती। कभी कभार वह पोस्ट कार्ड पर अपना समाचार भेज देती कि वह राजी खुशी है और भगवान से उनकी राजी खुशी मनाती है। भगवती पर पढ़ने का शौक ऐसा चर्राया कि वह कोई काम कहो वह मुंह आगे करके पोथी पसार कर बैठ जाती। लीला के 10 गुणों के बीच एक भारी दोष उसकी बेलगाम जुबान थी। गुस्सा आ जाने पर वह ना छोटा बड़ा देखती, ना रिश्ता नाता, बस मुंह से लाल मिर्च उगलने लगती। उसकी इस आदत के मारे उसकी ससुराल के लोगों ने उससे किनारा कर रखा था। कई पड़ोसनी कहती, लीला नत्थीमल का स्वभाव इस लीला में ही उतर आया है। राजी रहे तो मक्खन मुलायम, न राजी रहे तो दुर्वासा। बच्चों को कभी कभी बेहद मार पड़ जाती, पर वे भी ना जाने कौन सी मिट्टी के घड़े थे कि चुपचाप पिट लेते, गालों पर आंसुओं के छापे लेकर सो जाते, लेकिन जागने पर अपनी मैया की गोद में ही दुबकते। इस वक्त भी बच्चे पिटने के बाद भूखे सो गए। दीपक को मार नहीं पड़ी, पर वह सहमकर सो गया। लीला ने लालटेन की बत्ती बढ़ा दी और बच्चों के पास दोहरी होकर पड़ गई। गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन मन अशांत था। अंधेरे में उसे अपना पिछला आगा समय जैसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि माँ बाप और भाभी के सामने उसने इतनी तीती बानी बोली। यही एक घर था जहां वह कभी भी बच्चों को लेकर आ जाती। इस वक्त उसका मन हो रहा था कि बच्चों को छूकर वह कसम ले कि कभी बिना सोचे समझे मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन उन बातों का क्या हो जो उसकी जुबान से पहले ही निकल चुकी। उसे बड़े तीखेपन से याद आया कि एक बार पहले भी पति से उसकी कहा सुनी हुई थी। हुआ यह था कि लीला ने मन्ना लाल और बच्चों के स्वेटर लक्स साबुन के चिप्स से धोकर सूखने के लिए आंगन की बड़ी चटाई पर फैलाए। सामने के घर का कुत्ता मोती पता नहीं कब स्वेटर के ऊपर अपने गंदे पैरों से गुजर गया, और जब लीला सूखते कपड़ों का मुआयना करने निकली, उसने कुत्तों के पंजों के निशान देके समझ गई है काम मोती का है। वह सोटी लेकर गली में निकली। मोती अपने घर के आसपास मंडरा रहा था। उसने इतना कसकर सोटी मारी कि कुत्ता वहीं ढेर हो गया। गुस्से से फनफनाती लीला ने अपने घर आकर किवाड़ भर से बंद कर लिए। थोड़ी देर में गली में शोर मच गया। मोती को किसी जालिम ने मार डाला। बताओ, सीधा सीधा जीव, जिसने मारा वह नरक जाएगा, और क्या। मन्ना लाल अंदर बैठे सब देख सुन रहे थे। उन्होंने लीला से कहा, जीव हत्या करके आई हो, सिर से नहाओ तब कुछ छूना। हम क्या जानबूझकर मारे हैं? उसने सारे स्वेटर बर्बाद करिए। भाई हमें गुस्सा आ गया हो। तुझ पर तो गुस्सा आता है, किसी दिन मोई भी मार डालेगी। तुम्हारी जुबान भी क्या चीज है? तुम और मोती एक हो क्या? दोनों जीव है। जो कोई ने तुझे देखा होगा तो अब पुलिस को बुलाए लेवे तो तुम तो हमेशा मुझे ही बुरा समझो। मुझे फांसी चढ़ा दो, जाओ ढिंडोरा पीट दो। कहते हुए लीला ने अपना सिर कूट डाला।
मन्ना लाल बौखला गए। हे लीली कर रही है, मैं तो यूं ही कह रहा था। पर लीला को होश कहाँ था, वह तो अपने आप को कूटे गई जब तक घबराकर मन्नालाल घर से बाहर नहीं निकल गए। मोती की मौत की बात तो किसी तरह दब गई, थाना कचहरी की नौबत नहीं आई। पर मन्ना लाल के निकल जाने के बाद सुबह तक आग पकड़ गई। किसी ने कहा मन्ना लाल को गली में भागते हुए देखा, किसी ने कहा जब मन्ना लाल घर से निकले उनके पूरे बदन पर राख पुती हुई थी। जितनी मुंह इतनी बातें। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों की हुई। वे जब बाहर निकलते उनसे हमदर्दी जताते हुए लोग कहते, क्यों बेटा, तुम्हारे बाबू का कोई समाचार मिला, कब आए रहे हैं? बच्चों के चुप रहने पर लोग कहते, हाय रे बच्चे अनाथ हो गए। किंतु तब मन्नालाल तीसरे दिन ही पूर्णानंद गिरजी महाराज की पार्टी से संग नाचते गाते मजीरा लेकर लौट आते थे। लौटते ही वह उन्होंने लीला से 21 लोगों की रास मंडली का खाना बनवाया। पूड़ी कचौड़ी, आलू की तरकारी, मुरायता और काशी फल का साग। रात तक लीला को इतनी सांस नहीं मिली कि पति से पूछ सके कि तुम चले कहाँ गए थे। ऐसे भी कोई घर बार छोड़कर जाता है? अगले दिन मंडली को विदा देकर मन्ना लाल अकेले पड़ते ही अपनी तर्जनी दिखाकर लीला को बरजा, खबरदार जो कचर कचर जबान चलाई, इस बार मैं बच्चन का ख्याल करके आ गया, अब की गया तो कभी ना पलटूंगा। लीला खून और खलबलाहट का खून पीकर रह गई। एक और बात है, लीला पेट से थी। अहोई अष्टमी का त्योहार आया। लीला ने कच्ची रसोई तो खुद रांधली मिठाई बाजार से मंगाई। जब वह आंगन की दीवार पर ओही माता की तस्वीर बनाकर परिवार के सदस्यों के नाम लिख रही थी, मन्ना लाल बोले, ये देवी देवता प्रेत बने बैठे हैं, इनके नाम पर बायना निकालती हो, कंजे जिमाती हो, का फायदा? जाने कितने साधु संत भूखे निराहार घूमते हैं। अरे देना हो तो उन्हें दो, तुम्हें पुण्य लगेगा। ये बातें लीला कुछ कुछ पहचानती थी, पर मन्ना लाल से सुनने पर उसे अपनी आलोचना लगी। उसने तुनक कर कहा, सभी मनाते हैं, बाल बच्चे वाले घरों में तो अही जरूर पूजी जाए है। मन्ना लाल, ये देवियां मरे हुए को जिलाती हैं, ऐसा कभी हो सको है? बच्चों को ठीक से पालो तो वे मरे ही क्यों? लीला, दिन त्योहार को क्यों भैंस लेकर बैठ गए? हटो, पूजा करके मुंह झूठा करूं, आज सवेरे से बरती हूँ। मन्ना लाल हंसने लगे। बिल्लू से बोले, तेरी माँ को तरमल खावे की बन पड़ी है, तभी ना रोज व्रत करे है। लीला को भी गुस्सा आ गया। यह आदमी जितनी बार मुंह खोलता है कुबोल ही बोलता है, अच्छी बात तो इसे कभी आती ही नहीं। क्या भकोस लिया मैंने जो सुना रहे हो? अब कहीं कहना मुझसे कछु ना बना के दूं। कहते हुए लीला ने भड़ कढ़ाई खीर मोरी पर पटक दी। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? बच्चों को तो खाने दो। मन्ना लाल जब तक रोके, लीला ने कढ़ाई में 1 लोटा पानी डाल दिया। मन्ना लाल दुखी हो गए। तेरे लक्षण ऐसे हैं कि तू बड़ा दुख पाएगी, जरा सी भी संपाई नहीं है तो मैं। त्योहार का दिन उपवास का दिन बन गया। पति पत्नी में अनबोला हो गया। कई दिनों तक बच्चों के जरिए वार्तालाप चला और यकायक एक दिन मन्नालाल चक्की से कहीं चले गए। बिल्ली गुल्ली से कहा, रोना मत, मैं ढेर दिनों में आऊंगा। उस वक्त वे 2 महीनों में लौटे थे। कोई कुछ पूछे कहाँ रमे हैं, बस इतना कहा, गोपाल जी के चरणों में लौटता रहा। लीला ने कई दिन गुमान रखा, बोली नहीं। उसकी मुख मुद्रा से जाहिर था कि जहां रहे वहीं रहो, हमारे ढंग क्यों आए थे। एक दिन घर में रात के वक्त काला नाग निकल आया, विष कोबरा। उसके माथे पर तिलक और मुंह लंबा, बिल्कुल विष कोबरा की पहचान। आकर सर बच्चों के तख्त के नीचे सर आया। लीला की घिंगी बन गई, जाकर पति के सीने से चिपट गई। मेरे बच्चन को बचा लो, तुम्हारे पांव धो धो कर पीऊंगी। मन्ना लाल थे पराक्रमी। उन्होंने तीनों बच्चों को एक एक करके उठाया, अपने कमरे के पलंग पर डाल दिया। फिर उन्होंने बीच का दरवाजा बंद कर उसकी चौखट पर चादर और तौलिए की बाड़ लगा दी। कांपती हुई लीला से बोले, तू सो जा बच्चों के पास, मैं मंदिर में गोपाल जी के चरणों में पड़ा रहूंगा। लीला ने उनके पांव पकड़ लिए। तुम्हें मेरी समझ कहीं गए, हम इसी पलंग पर सो जाएंगे। सुबह उठकर नाग देवता की बड़ी ढूंढाई की गई। सपेरा भी आया, पर विष कोबरा ऐसे अंतर्धान हो गया जैसे आया ही नहीं था। इस बार मन्ना लाल को गए 2 महीने के ऊपर का वक्त हो चला था। कहीं कोई सूत्र नहीं मिल रहा था कि वे कहाँ गए। पड़ोसी ने लीला को सुझाया कि उनकी फोटो के साथ गुमशुदगी की सूचना पेपर में छपवा दो, भागे भागे आएंगे। जहां वे हैं वहां पता नहीं अखबार जाए है कि नहीं। बच्चों को स्कूल भेजकर लीला खिड़की पर खड़ी हो जाती। उसे लगता गली में आने वाला अगला चेहरा उसके पति का होगा। अगला या फिर अगला। अपने घर में समय बड़ी मुश्किल से सरक रहा था, इसलिए लीला मायके आ गई थी।